वेलकम स्टूडेंट्स। द प्रेप हैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई जारी रही होगी। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो जीके जीएस का पोर्शन होता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे हम किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो पोर्शन होता है उसको हम कवर कर रहे हैं। खासकर 2026 में जो सीयूईटी में जो अपियर हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए खास करके बनाया गया है प्रोग्राम, ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो जीके जीएस का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका वेटेज काफ़ी अधिक होते हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे, द प्रेप हैक के इस प्लेटफॉर्म को पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पर, और इसको इसके ऑल मतलब आप ऑल बटन पर क्या कीजिएगा, उस पर थंब लगा दीजिएगा, थंबनेल को ऑन कर दीजिएगा। और इससे क्या होगा कि जो भी क्लासेज हमारे द्वारा आपको समय समय पर दी जाती है, आपको समय से पहले मिल पाएंगे, उसको क्लास कर पाएंगे। ध्यान रखना है, जिनका क्लास पहले से छूटा हुआ, जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट पर टोटल वीडियोज पड़े हुए हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और ओवरव्यू भी आपको मैं कराते चलता हूँ क्लास में। तो मैं जो सेक्शन चला लगातार हम हिस्ट्री की कक्षा कर रहे हैं। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो चुका है, मेडाइवल हिस्ट्री अभी हम कर रहे हैं, और मॉडर्न में धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। जनरली क्या करना है, सीयूईटी 2026 को टारगेट किया जाना है। पीवाईक्यू आपको दिखाया जा चुका है ऑलरेडी। प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है मेडाइवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। जो विदेशी यात्री भारत की यात्रा करते हैं, भारत की यात्रा पर आते हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई भारत के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर जो उन्होंने लिखा है, यहाँ के सोसाइटी में लोगों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, उसी का हम चर्चा करेंगे। और उनके द्वारा जो लिखा गया है उसके आधार पर हम लोग आकलन करेंगे सोसाइटी का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको कवर करने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको बताना, आखिर जो ट्रैवलर्स आएंगे आखिर उनका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या फील किया। तो ध्यान रखना है, जब हम एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न की चर्चा करते हैं तो हर कालक्रम में कोई न कोई विदेशी यात्री यहाँ पर आए हुए हैं। विदेशी यात्री किसी और देश के हैं, किसी और मुल्क के हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका सोसाइटी बिल्कुल अलग है। तो भारत में आते हैं तो अपने नज़रिए से भारत के सोसाइटी को आकलन करते हैं और बताते हैं कि इंडियन सोसाइटी इस प्रकार की है। हो सकता है कहीं कहीं अतिशयोक्ति है, कहीं कहीं ज़्यादा बोल जाते हैं, कहीं कहीं भारतीय समाज की रूपरेखा वो गलत आकलन करते हैं, चूंकि उनके जो देश में समाज का जो पैटर्न है वो भारत के पैटर्न से बिल्कुल अलग होता है। तो उन्हीं को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। हिस्टोग्राफी में इनके बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अब इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले जो ऑलरेडी ट्रैवलर्स आएंगे, ट्रैवलर्स क्या करेंगे, अपना व्यूज ऑफ सोसाइटी, यहाँ के समाज के बारे में अपना व्यू देंगे। दूसरा, यहाँ पर और भी नोटिस करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी जितने जो यहाँ पर ट्रैवलर्स होंगे उनके द्वारा जो सोसाइटी में जो देखा जाएगा उसको रिटन फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हर एक ट्रैवलर अपना किताब लिखेगा और उस किताब में अपने नजरिए को वहां पर डालेगा। और ध्यान रखना है, उस दौरान जो भी शासक के रूल कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी देगा। दूसरा, नेचर ऑफ अकाउंट्स कैसे लिखते हैं, तो ये इनके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ का ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल, यहाँ का सोशल रीति रिवाज, यहाँ का सोसाइटी कैसा है, सोशल कस्टम्स की चर्चा करेंगे। यहाँ की धार्मिक विश्वास, धार्मिक भावनाएं किस प्रकार है, सोशल बिलीफ्स की चर्चा करेंगे। और यहाँ के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर वो चर्चा करेंगे। मतलब जब वो किसी भी किंगडम में आते हैं तो राजा के साथ साथ ऑलरेडी सोसाइटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, सोशल रिलीफ्स और यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में वो चर्चा करते हैं। और उन्होंने जो भी लिखा उसके आधार पर हमने क्या किया, लिटरेरी सोर्स में उसका यूटिलाइज किया और हमने इतिहास लिखने की शुरुआत की। हिस्टोरियन ने इसका पक्ष को लिया। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, इनमें जहां जहां इन्होंने कुछ अधिक लिखा, अतिरेक लिखा हुआ एक्स्ट्रा, उसको हिस्टोग्राफी में क्या किया है, अलग किया गया है। हो सकता है कहीं कहीं वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के लिखते हैं, उसको यहाँ पर साइड करने का काम किया गया। और जो फैक्चुअल, जो डेटा एकदम ओरिजिनल है, उसको हमने क्या किया, शामिल किया। और उनके नज़रियों को भारतीय इतिहासकारों या भारतीय जो भी ट्रैवलर्स होंगे, भारत में जो दरबारी कवि होंगे, दरबारी जो इतिहासकार होंगे, दरबारी जो साहित्यकार होंगे, उनके साथ वेरीफाई करके हमने कवर किया है। एक चीज और देखिएगा, द आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, चूंकि बाहर से आए हुए थे तो इनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग होगा। जैसे इन्होंने जो भी लिखा गया इंडियन सोसाइटी का तुलना अपने होम कंट्री से किया। जैसे बर्नियर चूंकि फ्रांस का है तो फ्रांस के सोसाइटी का तुलना इंडियन सोसाइटी से करता है, तो फ्रांसीसी सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा वेरिएशन है।
दोनों सोसाइटीज में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बर्नियर क्या करता है, फ्रांसीसी सोसाइटी के मानकों को इंडियन सोसाइटी के साथ लिंक कर देता है। और ध्यान रखना है, बर्नियर इसी कारण कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा कह जाता है जो कि भारतीय सोसाइटी में ऑलरेडी नहीं। जैसे दास प्रथा के बारे में बोलता है, तो फ्रांस में जो दास सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम है, और इंडिया में जो स्लेवरी सिस्टम है, दोनों में काफी अंतर होता है। तो यहाँ पर हम यही बताना है कि ये अपना ओरिएंटेशन, अपना पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे और इनके द्वारा जो किताबें लिखी जाएंगी अपने मूल देश या अपने देश के समाज, सोसाइटी को आधार बना के लिखना शुरू करेंगे। आगे एक मैप है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो आएंगे तो यहाँ देखिए ह्वेन सांग एंशिएंट से, मिराइवल में इबन बतूता, मार्को पोलो है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो मेगास्थनीज है, मतलब देखा जाए एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, यहाँ तो बहुत सारे यात्री आएंगे। और भारत में जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, चाहे एंशिएंट इंडिया में आए, चाहे मिडाइवल इंडिया में आए या मॉडर्न इंडिया में आए, इनके द्वारा जो भी किताबें लिखी जाएंगी वो उनके पर्सपेक्टिव को शो करता है। यहाँ पर रुकने के तो कुछ लोग पढ़ने आते हैं, कुछ लोग बौद्ध शिक्षा, बौद्ध ग्रंथ हासिल करने आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, घूमने आते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। तो जो यहाँ पर आएंगे, यहाँ के सोसाइटी में जो उन्होंने देखा उसको अपने किताब में राइट डाउन किया, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर अल्बरूनी, कौन कौन मिडाइवल एरा के ट्रैवलर्स के, विशेषकर आपका जो टॉपिक है मिडाइवल इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अल्बरूनी की। अल्बरूनी जो 11वीं सेंचुरी में भारत आता, कहाँ का था, ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म में कहाँ है, उज्बेकिस्तान का एक जगह, वहाँ का मूल निवासी है। किताब उल हिंद लिखेगा अरबी भाषा में, अरेबिक लैंग्वेज में किताब उल हिंद लिखता है। इसने संस्कृत ग्रंथ का अच्छा से अध्ययन किया था, बहुत बड़ा दार्शनिक भी था, विज्ञान के बारे में जानता था। और इसने क्या किया था, सबसे ज्यादा फोकस किया है इंडिया में कास्ट सिस्टम पर। तो अल्बरूनी चूंकि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति है, लिंग्विस्टिक पर्सन है, ये जब भारत आता है तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगा, मोहम्मद गजनवी के साथ आता है और भारत में बहुत जगह पर यात्रा करके और अपने पर्सपेक्टिव को लिखता है। चूंकि इंडिया आने के बाद ये बहुत बड़ा स्कॉलर भी है, तो इंडियन ग्रंथ को, हिंदू रिलीजन को, संस्कृत के ग्रंथों को अध्ययन करके वो अपनी किताब लिखता है, तहकीके, ठीक है। यहाँ किताबुल हिंद में। अब देखिए इबन बतूता 14वीं सेंचुरी में आएगा, कहाँ का, मोरक्को का रहेगा। इसकी जो रचना है वो रिहेला के नाम से है, ठीक है। इसमें ग्लोबल नोमैड हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आता है। और चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक इससे काफी प्रभावित होता है तो इसको काजी, दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है, चीन का एम्बेसडर बना के इसको भेजता है कहाँ, मोरक्को का। इंडिया में आएगा, रेहला नामक कुछ लिखेगा और तुगलक डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करता है, ये इसकी खासियत रहेगी। बर्नियर, फ्रांसिस्को बर्नियर 17वीं सेंचुरी में, फ्रांस का रहेगा। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक किताब लिखेगा। ये एक फिजिशियन है और दारा सिकोह का इलाज करता है। फिजिशियन टू प्रिंस दारा सिकोह, फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंपैरिजंस। यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था के, राजनीति में दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके किताबें लिखेगा। और यहाँ पर किताब का नाम पूछा आता है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, किसका है, फ्रांसिस्को बर्नियर की रचना है। अब आगे आते हैं यहाँ पर सिटीज एंड अर्बन लाइफ, शहरों के बारे में क्या बताएंगे, अरेबियन लाइफ के बारे में क्या बताया है, मतलब शहरी जीवन और शहरों के बारे में इनके द्वारा क्या लिखा गया, इस ट्रैवलर अकाउंट के पर्सपेक्टिव से हमको देखना है। इकोनॉमिक हब्स, इसने कहा ट्रैवलर्स व्यूड इंडियन सिटीज एंड एक्साइटिंग प्लेसेज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसोर्सफुल एंड स्किल। इसने कहा कि भारत में उस समय जितने जो टाउन थे, शहर थे, वो किसके केंद्र रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर के केंद्र रहे थे। और चूंकि शहर चूंकि रिसोर्सफुल रहा था, काफी अधिक रिसोर्सेज रहे थे, तो इनका योगदान यहां पर ज्यादा रहेगा। फिर आगे देखते हैं प्रोस्पेरिटी, धनी क्या है प्रोस्पेरिटी, सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड वेल्दी, शहर काफी सघन जनसंख्या वाला है और सभी के सभी क्या है, काफी धनी होते हैं। चूंकि मार्केटिज्म, वहां पर ट्रेड एग्रीमेंट का काम हो रहा है, बहुत सारे ट्रेड्स हो रहे हैं, मल्टीपल ट्रेड एक्टिविटीज में लोग जुड़े हुए हैं। इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है और सभी के सब ज्यादा धनी भी हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर ट्रेड नेटवर्क यहाँ पर भरा हुआ है, मतलब इस समय शहर और गांव में एक ट्रेड रूट डेवलप किया हुआ है। और चूंकि बहुतायत मात्रा में ट्रेड हो रहे हैं तो यहाँ के लोग क्या है, काफी ज्यादा रिच है। फिर आगे देखिए बाजार या मार्केट की चर्चा करता है, नॉट जस्ट प्लेसेज फॉर बाइंग सेलिंग, बाजार के बारे में कहता है कि सिर्फ खरीद बिक्री का ही केंद्र नहीं है, बाजार का डेवलपमेंट किया गया है एक प्रकार का अर्बनाइजेशन स्टाइल में, मतलब बाजार शहरों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ के रखता है। तो बाजार का उपयोगिता यहाँ पर यूटिलाइजेशन अलग प्रकार से देखना है, मतलब हो सकता है कि सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों को एक साथ कोरिलेट करके बाजार डेवलप किए गए हों, जहां पर सिर्फ सेलिंग और बाई करना मेन काम नहीं रहेगा,
जाएगा, बाजार रहेगा तो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का क्या होगा, चैनलाइज किया जा सकेगा। फिर देखिए सेंट्रल्स ऑफ सोशल एंड कल्चर लाइफ, बाजार में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न सोसाइटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। जैसे कोई टाउन होगा तो टाउन में जो सोसाइटी होता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, तो अलग अलग कल्चर के लोग मिल के एक सोसाइटी में रखते हैं। तो बाजार का भी यही वैल्यू है, बाजार में अलग अलग सोसाइटी के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग और अलग अलग बेसिक्स मूल के लोग यहाँ पर रहेंगे। उनका कल्चरल प्रोग्राम बिल्कुल अलग हो सकता है, उनका जो इतिहास होगा वो बिल्कुल अलग हो सकता है, उनका सोशल बिलीफ, उनका रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन बाजार में सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। ये इसकी सबसे अधिक ब्यूटी है। फिर देखिए कंटेंट मॉस्क, यहाँ पर मस्जिद बनाया जाएगा, टेम्पल्स बनाए रहेंगे, बहुत सारे डेडिकेटेड स्पेस होंगे, पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारा यहाँ पर ऑलरेडी डांसर्स, म्यूजिशियंस, बाजार को डेवलप कर किया ही गया है ताकि मनोरंजन का भी काम हो सके। तो मार्केट में, बाजार में सिर्फ एक ही, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही रिलीजियस किसी न किसी मोन्यूमेंट्स का रचना किया गया, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और साथ साथ बाजार को ज़्यादा एक्टिव करने के लिए उस समय के खासकर सुल्तानों ने या बादशाहों ने क्या किया था, बाजार में बहुत प्रकार के एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को इनरोल करने का मौका दिया था ताकि बाजार काफ़ी इंटरेस्टेड फील हो। और बाजार में लोगों, व्यापारियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सराफा केंद्र भी बनाए गए थे। तो ये सब रचना, ये सब जानकारी हमें कौन देता है, ऑलरेडी ट्रैवलर अकाउंट में हमको मिलता है। फिर दिल्ली में आते हैं, इब्न बतूता दिल्ली के बारे में क्या कहता है, तो स्केल ऑफ द सिटी, ये चर्चा करता है कि दिल्ली एक बहुत ही वास्ट सिटी, बहुत ही विशाल सिटी है, विशाल जगह है जहां पर मैसिव पॉपुलेशन, बहुत बड़े मात्रा में जनसंख्या रह रही है। और इसने माना है कि दिल्ली जो है उस समय का सबसे बड़ा इस्लामिक क्या है, डेस्टिनेशन है। मतलब पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में, ऑल इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में दिल्ली का स्थान इसने सबसे नंबर 1 रखा है। दिल्ली की प्रशंसा ये करता है। फिर अर्बन, यहां पर सोफिस्टिकेशन की चर्चा करता है। तो सोफिस्टिकेशन का मतलब यह है कि चूंकि बहुत अधिक जनसंख्या यहां पर है, तो यहां पर देखा जाए तो जब बाजार का डेवलपमेंट होता है तब बहुत लोग क्या करते हैं, अपना जमीन खरीदते हैं। तो यहां पर रचना जो होगा, जो बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे काफी बेतरतीब ढंग से होंगे। मतलब देखेंगे सघन आबादी की पूर्ति हेतु बहुत ही कम स्पेस में अलग अलग बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे, मतलब खुला स्थान का कमी रहेगा। तो बताएगा कि चूंकि शहर का डेवलपमेंट हो चुका है तो काफी सोफिस्टिकेटेड है, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहां से आप बाजार में जाएंगे तो देखेंगे लाइन से सिर्फ बिल्डिंग्स दिखेंगी। ये इसका कहना है। हो सकता है ये उस वक्त शहर के सुंदरता को क्या करता है, इसके नजर में तो शहर के सुंदरता को बढ़ा रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि बिल्डिंग्स के ज्यादा निर्माण होने के बाद अव्यवस्था का एक दौर शुरू होता है और बाद में अलग अलग और भी मार्केट का उदय होता है। तीसरा देखिएगा इकोनॉमिक फाउंडेशन, क्योंकि सिटी में प्रोस्पेरिटी क्यों है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का काम हो रहा है। फिर देखिएगा यहां पर आसपास क्या है, सराउंडिंग, जो आसपास के एरिया में फर्टिलिटी लैंड है, मतलब शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो टोटल का टोटल काम हो रहा है एग्रीकल्चर का। तो एग्रो रिलेटेड वर्क्स हो रहे हैं, फार्मर्स यहां पर है। तो शहरों को खाना पीना या रसद की सामग्री कौन प्रोवाइड कराएगा, विलेजर्स प्रोवाइड कराएंगे। तो यहां फार्मर्स को विभिन्न प्रकार, साल में ये बताता है कि साल में फार्मर्स जो हैं 2 प्रकार के कृषि कर रहे हैं, एक रबी एक खरीफ, और दोनों फसल कहां पर, शहरों में ले जाके बेचेंगे। मतलब शहर के खाद्यान्न को पूर्ति कौन करता है, किसान। ये इसकी चर्चा करता है। अब दिल्ली ग्रैंड फोर्टिफिकेशन, यहां देखिए किला नुमा जो संरचना है इसको दिखाया गया है। क्यों करता है ये बताते हैं। द ग्रेट वॉल, अ मैसिव रैम्पार्ट सराउंडेड द सिटी, इट वाज अनमैच्ड इन इट्स स्ट्रेंथ एंड थिकनेस। देखो यहां पर क्या होता है कि जब किस मुगल काल की चर्चा करें, सल्तनत पीरियड की चर्चा करें, जब कोई सुल्तान या बादशाह किसी अन्य राज्य या पड़ोसी राज्य, नेबरिंग जो खासकर कोई भी अगर नेबरिंग कंट्री मान के चले या नेबरिंग किंगडम मान के चले, उनके साथ इनका झगड़ा होता है रिसोर्सेज को लेके, तो अपने साम्राज्य को सही करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड बाउंड्री बनाएंगे और बहुत सारे किला की रचना ये करेंगे। बाउंड्री इसलिए बनाएंगे कभी भी उन पर इन्वेड हो सकता है, अटैक हो सकता है। तो ये एक प्रकार का शहरों को घेरा जाएगा, मोटे मोटे दीवार से घेरा जाएगा, और एक प्रकार का प्रोटेक्टेड यहाँ पर ये मान के चल सकते हैं कि यहां पर शहरों को चारों तरफ से घेरने का मेन रीजन था कि कोई भी अटैक हो तो शहर हमारा सुरक्षित रहे और पहले ही अलर्ट हो जाए। तो ये काम करेगा। दूसरा, फंक्शनल डिजाइन, द वॉल वाज नॉट जस्ट फॉर डिफेंस,
इनसाइड द वॉल देयर वर स्टोरेज रूम्स फॉर ग्रेन्स एंड एम्युनिशन। अब देखिए यहां पर क्या करेगा, सिर्फ दीवार ही मोटा नहीं बनाता है, अंदर में सैनिकों के रहने खाने पीने का पूरा रसद का जुगाड़ उसी वक्त कर लिया जाता है। इनको पता होता है कभी भी युद्ध के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में क्या चाहिए, अनाज भी चाहिए, बहुत बड़े अमाउंट में पशुओं को, जो घोड़ा रखेंगे उसको खिलाने के लिए चाहिए। तो ये क्या करेंगे, उसके अंदर दीवार के अंदर एक गोडाउन को डेवलप करेंगे जो कि इनके मिलिट्री इकोनॉमी को दिखाता है, ये भी ध्यान रखना है। फिर यहां देखिएगा द गेट्स, कौन कौन दरवाजा, कौन कौन, दिल्ली हैड 28 गेट। दिल्ली में एंट्री करने के लिए 28 मेन गेट बनाए गए थे। मतलब इस 28 गेट्स में क्या हो गए, तो कोई ना कोई सैनिक सोल्जर वहां होगा, हर गेट पर एक सोल्जर्स होगा और हर सोल्जर का काम होगा सुरक्षा करना। मतलब 2800 गेट में बिना चेकअप किए हो, बिना चेकिंग के आप शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था यहां पर की गई है। द बदायूं, यहां देखिए द बदायूं दरवाजा या बुलंद दरवाजा की भी आगे चर्चा करेंगे। बदायूं दरवाजा वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। द मांडवी गेट वाज यूज स्पेशली फॉर द ग्रेन मार्केट। अब देखिए यहां पर बदायूं दरवाजा है एक प्रकार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब देखा जाए 28 गेट में एक दरवाजा था जो मार्केट को यहां पर डिफाइन करता था और ग्रेन मार्केट में खुलता था। एक दरवाजा था जो पब्लिक प्लेस में खुलता था और कई ऐसे दरवाजे थे जो राजमहल की तरफ जाके खुलते थे। तो 28 गेट्स होते हैं, इसकी जानकारी ये देता है। तो दिल्ली का बहुत अच्छे तरीके से किलानुमा दिल्ली को बनाया गया था। ऐसे भी दिल्ली की 7 राजधानी, दिल्ली में 7 सुल्तानों की राजधानी बनाई गई थी, यहां भी इसकी चर्चा ही की गई है। अब आते हैं यहां पर देखिए विजयनगर ग्रैंड फोर्ट, यहां पर विजयनगर का हम्पी का राजधानी दिखा रहा है। अब्दुल रजाक इसके बारे में, जो कि पर्शियन एक प्रकार का इन्वॉल्व है, राजदूत है, वो आता है इंडिया 15वीं सेंचुरी में और यहां आने के बाद विजयनगर एम्पायर का विजिट करता है। विजयनगर एम्पायर में जाने के बाद विजयनगर बहमनी राज्य के बारे में बहुत अधिक जानकारी देता है। तो इसने क्या क्या लिखा है ये जानना है। 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, यहां पर सीधे बोला है 7 ऐसे लाइंस की चर्चा की है, मतलब किलानुमा संरचना की जानकारी देता है। द सिटी वाज प्रोटेक्टेड बाय 7 कंसंट्रेटेड वॉल्स, 7 ऐसे दीवालों से पूरे शहर को घेरा गया है, फेंसिंग किया गया है विजयनगर साम्राज्य में। दूसरा, इसने एक और चीज कहा था कि जो राजमहल है, राजमहल को नॉट ओनली द पैलेस बट ऑल्सो एग्रीकल्चर लैंड्स एंड फॉरेस्ट, राजमहल को जो यहाँ पर कृषि एग्रो लैंड है उसको, और तीसरा जो जंगल है सभी को चारों तरफ से फेंस किया गया था। मतलब यहाँ विजयनगर साम्राज्य में अपने संसाधन को फेंस करके रखा गया है। इनको पता है कि कभी भी बाहरी इन्वेड इस पर हो सकता है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे नगर को क्या किया था, चारदीवारी के बीच में घेर दिया गया था। फिर देखिएगा इनोवेटिव डिफेंस सिस्टम क्या क्या नया इन्वेट करेंगे। बाय इंक्लोजिंग फील्ड्स विद इन द वॉल्स द सिटी कुड सर्वाइव लॉन्ग सीजेज विदाउट रनिंग आउट ऑफ द फूड। अब देखिए यहाँ जो दरवाजा या पूरा अगर शहर को घेरवाएंगे तो खाने पीने का रसद सामग्री या गोडाउन का निर्माण ऑलरेडी ऑलरेडी क्या करेंगे, शहर में करा देंगे। मतलब यहां पर ऐसा व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी युद्ध काल में इनको अगर जरूरत पड़ी तो लगभग 1-2 मंथ का खाने पीने का पूरा स्टोरेज अपने केंद्र में यहां पर राजधानी में कर लेंगे, इसकी व्यवस्था की गई थी। इनको बाहर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी। फूड के लिए इनको यहां पर दरबार छोड़ने की या पूरा का पूरा फोर्ट किला नुमा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर स्टोन मैसनरी क्या है, Walls were built without mortar using wedge shaped block that the together। देखिए यहां पर ध्यान रखना है, जो भी वॉल्स का निर्माण होगा वहां पर मोटर या किसी चिपचिपा पदार्थ या बॉडी जो ज्वाइंट पार्ट होता है उसको करने की जरूरत नहीं है। ईंट को जोड़ने के लिए मोटार का यूज नहीं करेंगे। उस समय यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो ऐसा वेजेज का, ऐसा शेप का ईंट बनाएंगे जो एक दूसरे को फिट करते हैं। मतलब ग्रैप्सिंग या ग्रैप्स करने वाला कुछ ना कुछ ईंट का निर्माण किया जाएगा जिसमें एक ईंट को दूसरे ईंट में फंसाया जा सके। इस प्रकार क्या करेंगे, बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। यहां पर चूना या इस प्रकार का सीमेंट का कोई अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये निर्माण करेंगे एक अलग प्रकार का। अकाउंट्स ऑन सोशल लाइफ, कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है। अल्बर्नी सबसे पहले एनालाइज करता है, अल्बर्नी के बारे में बार बार प्रश्न आता है। इसने क्या किया था, वर्ना सिस्टम को तुलना किया था यहां पर किसके, तो एंशिएंट पर्सिया, ईरान, इराक में जो वर्ण सिस्टम है, वहां का जो जाति व्यवस्था है उसको वर्णा सिस्टम, इंडियन वर्णा सिस्टम के साथ मैच करके वो बताता है और कहता है कि भारत में, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था काफी ज्यादा जटिल है। यहाँ के कास्ट सिस्टम के बारे में भी बुराई करता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कास्ट और सब कास्ट भारत में होते हैं, जबकि पर्सिया में इतने कास्ट की मौजूदगी नहीं देखी गई। तो अपना तुलनात्मक अध्ययन करता है। दूसरा, इसने एक और चीज कहा, पॉपुलेशन
पोल्यूशन थ्योरी के बारे में, और इसने कहा था कि यहां पर लगातार देखा जाए, ही नोटेड दैट डिस्पाइट द पोल्यूशन के बारे में, कि यहां देखा जाए कि इतना सूर्य मतलब इतना अधिक पोल्यूशन है, खासकर इंडियन कंट्री के बारे में या दिल्ली के बारे में बता रहा है कि इतना अधिक पोल्यूशन है कि कभी कभी सूर्य छिप जाता है। यह भी एक प्रकार का अतिशयोक्ति वाला कथन ये कहता है। इसका मानना है कि यहां पर भारत में पोल्यूशन के कारण सूर्य नहीं दिखाई देता था, जो कि एक अतिशयोक्ति वाला कथन हमें मानना चाहिए। सोशल बैरियर्स के बारे में क्या करता है, इसने संस्कृत लैंग्वेज का अध्ययन किया, लोकल लैंग्वेज का भी अध्ययन करेगा, और यहां पर एक इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करेगा। तो वेद पुराण के बारे में ही पढ़ता है, और इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारा चीज तो ये लॉजिकल लिखेगा, बहुत सारे ऐसी घटनाओं का वर्णन करेगा, जैसे स्लेवरी सिस्टम पर कुछ एक्सेस लिखेगा जो भारत में सस्टेन नहीं करता है, उसकी जानकारी ऑलरेडी देता है। ठीक है, आगे आते हैं अकाउंट्स ऑफ सोशल लाइफ, स्लेवरी एंड वीमेन, यहां पर विशेषकर इसके बारे में पढ़ना है। स्लेवरी सिस्टम में ये कहता है ओपन मार्केट एग्जैक्ट, यहां देखिए एक्सिस्टेंस फॉर स्लेव्स, यहां बोल रहा है कि बाजार में दासों को बेचने के लिए मार्केट, खुला मार्केट का प्रावधान यहां पर भारत में था, ये बताता है। स्लेव्स वर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, ठीक, टोटल का टोटल यहां पर ये बोल रहा है कि यहां पर स्लेव्स मतलब दास का मेन काम क्या होता था, घरेलू काम भी करता था, खेती बाड़ी का भी काम करता था, और सुल्तान के लिए विभिन्न जासूस के रूप में भी काम करता था, जो कि गलत है। स्लेव्स के बारे में इसने बताया कि स्लेव्स को टोटल काम करना पड़ता था, खेतों में भी काम कर रहा है, सुरक्षा का भी काम कर रहा है, जासूसी का भी काम कर रहा है, और टोटल का टोटल डोमेस्टिक घरेलू काम भी कर रहा है, ये बताता है कौन, अलबेरूनी। फिर देखिए द कंडीशंस ऑफ वीमेन, औरतों का कंडीशन क्या है औरतों के बारे में, सती प्रथा के, बर्नियर ने बताया कि यहां पर सती प्रथा के बारे में बताता है। तो इसने क्या किया था, एक डिटेलिंग दिया है, अकाउंट एक लिखा है, सती के बारे में बताया था कि यहां पर वीमेन्स महिलाओं के चॉइस, उनकी चॉइस नहीं भी होती थी तब भी उनको पति के साथ सती कर दिया जाता था। मतलब सामाजिक बुराई के बारे में थोड़ा सा इमोशनल होकर लिखता है कि जब ऐसा नहीं होना चाहिए था, महिलाओं की इच्छा के बावजूद भी उनको पति के साथ सती किया जाता था, ये यहां पर वर्णन ये करता है। फिर देखिए यहां पर श्रमिकों के बारे में क्या कहता है, तो ये ऑलरेडी बताता है, ट्रेवलर्स नोटेड दैट वीमेन वर एसेंशियल टू द इकोनॉमी वर्किंग इन बोथ एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल ट्रेड, ये भी बताता है कि महिलाएं लेबर के रूप में भी काम करती थी, कृषि कार्य में भी लगी हुई थी, संलग्न रहती थी, और साथ साथ देखा जाए तो कमर्शियल व्यापार वाणिज्य में भी बिल्कुल सच्चाई बोलता है। तो उस समय महिलाओं के दोनों काम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक वर्क ही कर रही हैं, वो व्यापार वाणिज्य भी करती थी और एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी हुई काम भी करती थी, ये इसकी जानकारी देता है। अब आता है कम्युनिकेशन एंड द पोस्टल सिस्टम, यहाँ पर डाक व्यवस्था किस प्रकार था, हम लोग कैसे संचार करते थे, इसके बारे में क्या लिखता है। एफिशिएंसी के बारे में बताता है इब्न बतूता, ये मान के चलता है कि इंडियन पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट हो चुका है, और जो भी मर्चेंट्स या व्यापारी से सौदागर थे, सेंड इंफॉर्मेशन गुड्स अक्रॉस द एम्पायर क्विकली, इनके पास ऐसी सिस्टम थी कि एक जगह से दूसरे क्षेत्र में तुरंत अपना मैसेज डिलीवर कर देते थे। इसका मतलब है कि पोस्टल सिस्टम सराफे सिस्टम का जुड़ा हुआ पार्ट है, व्यापारियों ने इसको क्या किया था, एक्टिव किया था। सेम यहां पर सुल्तान के बारे में बताता है कि यहां पर प्रति 500 या 1000 मीटर पर 2 सराय या दल एक प्रकार का घुड़सवारी सैनिक रखा गया था, जिसका काम था एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में खबर पहुंचा देना। तो ये पोस्टल सिस्टम के बारे में बताता है। 2 टाइप्स ऑफ पोस्ट है, एक है उलूक जिसको हॉर्स पोस्ट कहा जाएगा, स्टेशन एट एवरी 4 माइल, 4 मील पर ऐसा पोस्ट रहेगा, हर 4 मील पर उलूक होंगे। जो घोड़ा घुड़सवार सैनिक होगा वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह दूसरे पोस्ट पर सूचना दे देगा। दूसरा है दावा जिसको फुट पोस्ट कहते हैं, यहाँ पर जो रनर्स, वहां पर ऐसे व्यक्ति धावक होंगे, तेज दौड़ने वाले होंगे, जो 1/3 ऑफ ए माइल मतलब 1 मील के 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर, मील के 1/3 हिस्से पर एक खड़े रहेंगे, और ये क्या करेंगे कि एक जगह से दूसरे छोटा दूरी का जो मैसेज देना है उसमें क्या करेंगे, ये खड़े रहेंगे और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दौड़ के जाएंगे, मैसेज डिलीवर करेंगे, फिर वहां पर जो खड़ा रहेगा वो दौड़ के अगला मैसेज डिलीवर करेगा। मतलब अभी के टाइप का नहीं है कि बस और ट्रक या ट्रेन या एरोप्लेन है। उस वक्त क्या होता है, घोड़ा के द्वारा, घुड़सवार सैनिक के द्वारा और एक पैदल सैनिक के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। ये यहां पर कम्युनिकेशन या पोस्टल सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया था। अब बर्नियर क्या करता है, मुगल एम्पायर पर थोड़ा क्रिटिक करता है, इसके थोड़ा बुराई भी करता है। क्या क्रिटिक करता है, लैंड ऑनरशिप के बारे में बोलता है। बर्नियर क्या करता है, तर्क देता है कि राजा के पास अपनी जमीन थी, और इसके साथ ही राजा के बारे में ये भी बताता है
ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है, आर्गुड दैट द किंग ऑन ऑल द लैंड विच ही बिलीव्ड वाज द रूट ऑफ इंडियंस डिक्लाइन। अब देखिए यहां पर राजा क्या करता है कि पूरा का पूरा जमीन किसके अंदर में है, राजा या सुल्तान के अंदर में है, और साथ साथ ये भी करता है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि इंडिया मतलब भारत में जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर लैंड का जो ग्रोथ रुकेगा, इनमें राजा का मुख्य योगदान है, क्योंकि राजा पर्सनली अपने लेवल पर कृषि के डेवलपमेंट में योगदान नहीं देता है, तो माना जाता है कि एग्रीकल्चर लैंड के डिक्लाइन होने का मेन कारण सुल्तान होता है। फिर देखिए लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत कम, देखिए यहाँ कमी है, कैसे होगी, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फार्मर्स के पास, किसानों के पास अपना जमीन बहुत अधिक नहीं था, उनके बच्चे जो भी हैं, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, उनके पास इतनी जमीन नहीं थी जो आगे उसको शेयर कर सके, उस बच्चा उसको होल्ड कर पाए, आगे डेवलपमेंट कर पाए। तो सीधे कहा है, ही क्लेम्ड दैट बिकॉज फार्मर्स कुड नॉट पास लैंड टू देयर चिल्ड्रन, किसान अपने भूमि को अपने बच्चे को नहीं ट्रांसफर कर सकते थे, ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनके पास इतना अधिक रिसोर्सेज नहीं कि आगे जाके इसको इंप्रूव कर सके, मतलब हो सकता है कि किसानों की जमीन बाद में छीन ली जाती हो, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कि ये भी गलत ही बताता है, क्योंकि वहां भी देखा जाए तो किसानों के पास ये अधिकार रहे थे, लेकिन बर्नियर के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि उसने कहा था कि ऐसा नहीं था। नो मिडिल क्लास, ये सीधे कहता है कि मध्यम वर्ग था ही नहीं भारत में। ही फेमसली स्टेट दैट इन इंडिया देयर वाज ओनली अ टाइनी रिच एलाइट एंड ए मैसिव, यहां देखिए इसने कहा कि बहुत छोटे से मात्रा में कम मात्रा में क्या है, एलाइट ग्रुप है, बहुत धनी लोग है, सुपर रिच लोग है, बाकी का जितना जो पॉपुलेशन है वो काफी लो ग्रेडेड है। ठीक है, लो ग्राउंडेड लोगों की चर्चा करेगा, पुअर्स की चर्चा करेगा। ये सीधे कहेगा मिडिल ग्राउंड, मतलब मिडिल मैन यहाँ पर है ही नहीं, ये भी गलत कहता है, जबकि मिडिल वर्ग उस वक्त रहता है, तो ये बर्नियर का अपना रजन नहीं। ठीक है, तो बर्नियर ने जो अपना अंदाजा लगाया, अपना अंदेशा लगाया, उसके अनुसार क्या होता है, भारत में मिडिल वर्ग नहीं है, जबकि भारत में मिडिल वर्ग उस वक्त भी था और अभी भी है। अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं, जितना जो ट्रैवलर्स लिखते हैं, खासकर ये मिडाइवल लाइफ के बारे में, यहाँ पर मार्केट के बारे में लिखते हैं, या जो भी यहाँ पर किलो के बारे में लिखते हैं, तो इनमें कास्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में लिखते हैं, सारा का सारा जो लिखते हैं, इसका मेन अर्थ होता है कि जो भी विदेशी यात्री आएंगे वो जिस मूल के होंगे, जहां से आएंगे वहां के सोसाइटी, वहां के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी रखते हैं, और भारत में आके उसी नजरिए से यहाँ के सोसाइटी, यहाँ की इकोनॉमी को देखेंगे, तो बहुत कुछ सही नहीं लिख पाएंगे। कुछ चीजें उनकी अच्छी होगी, कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा फाइनल थॉट में देखना है, while these accounts are sometimes biased, biased मतलब है ही, क्योंकि कभी कभी लगेगा कि इन्होंने भारत को डिफेम करने की कोशिश की थी, भारतीय सोसाइटी को, भारतीय सुल्तान को, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन पर कड़ा प्रहार किया था, और कभी कभी लगे कुछ चीजों को गलती से ही सही उन्होंने सही लिखा। जैसे ये जो है यूरोसेंट्रिक और लिमिटेड बाय लैंग्वेज, इनके पास जानकारी नहीं, इनका लैंग्वेज अलग है, भारतीय ग्रंथों को समझने में इनसे त्रुटि हुई है, इनका मूल लैंग्वेज अलग है, भारतीय लैंग्वेज अलग है, तो हो सकता है लैंग्वेज को पढ़ने या उसको समझने में ये भूल कर गए होंगे। दूसरा, इनमें थोड़ा सा फोबिया भी है, क्योंकि बाहर मूल के हैं तो भारत के प्रति संकीर्ण विचार भी रखते, इसलिए स्पेशल नहीं लिख पाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे कुछ और देखिएगा कि यहाँ समाज के बारे में या मिडाइवल इंडिया के बारे में, यहाँ के सोसाइटी को अच्छे तरह से समझने का इनको पास अवसर भी नहीं था, और इतने अल्प समय में भारतीय सोसाइटी और इसके फॉर्मेशन को समझना इनके लिए दुर्लभ था। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो नॉलेज है, विजडम है, उसका उपयोग करके इंडियन सोसाइटी के बारे में लिख दिया। इंडियन सोसाइटी में खासकर इन्होंने फोकस किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को ज्यादा फोकस करेंगे, स्लेवरी सिस्टम को फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखेंगे, व्यापार वाणिज्य के बारे में लिखेंगे, और टोटल संकल्पना करके तब जाके जब किताब वो कंपाइल करेंगे तो कुछ चीजें ऐसे लिखेंगे जो कि बायस्ड होगा, क्योंकि इनके जानकारी में वो चीजें नहीं होंगी। तो हम मान के चलेंगे कंक्लूजन में, हो सकता है इनका नजरिया थोड़ा सा अलग हो, दूसरे देश के हैं, तो हो सकता है हमारे देश के बारे में विशेष जानकारी इनके पास नहीं हो, इसलिए इनके जो भी लिखी हुई किताबें हैं उस पर हमको हिस्टोग्राफी में क्या करना है, थोड़ा सा हमें पॉजिटिव वे में लेके चलना होगा, और बहुत सारे चीज़ों को हमें क्या करना है, डिनाई करके और कॉन्सेप्ट के साथ, या ये मानना है कि हमको मध्यम मार्गी होके लिखने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो
अब्दुल रजाक ने लिखा या जो अलबरूनी लिखता है, इब्न बतूता लिखता है, बर्नियर लिखता है, वो 100% भारतीय सोसाइटी के बारे में सच लिखता है। तो इतिहासकारों ने क्या किया था, इनके अकाउंट से इनके किताबों को पढ़ा, एनालाइज किया, जो चीज़ें उसमें गौण थी या जो चीज़ें गलत लिखी गई हैं उसको डिनाई किया गया, और जो चीज़ें लॉजिकल थी उसको स्वीकार किया गया। उसी के अनुसार भारतीय समाज का हमने अध्ययन किया है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आपको हमने कवर करा दिया। अगले टॉपिक में किसी नए टॉपिक, नए एक स्ट्रीम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, और आशा करते हैं कि सारा का सारा जो आपको बताया जा चुका है, जो सिलेबस ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके एग्जाम को के लिए काफ़ी एसेंशियल होगा और एग्जाम के डिमांड को फुलफिल करेगा। चलिए, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।